मैं 2 महीने का था जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया था कि एक हाथ नहीं है, कमा के नहीं खिला पाएगा। ये तो चाहते थे कि मर जाए। उन्होंने किन्नर को बेचने का फैसला किया था 20,000 रुपये में। कोई हालचाल नहीं पूछा उन्होंने, मतलब कि जीते जी मेरे को मार दिया था। कभी बोलते थे कि ट्रेन की पटरी के नीचे आके मर जा, तू हमारे पास मत आया कर। या कभी बोल देते थे आ गया 8-8 रोटियां खाने वाला। तो सोचता था कि ये वाकई में मेरे माँ बाप हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ तमाम ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? मैं 2 महीने का था जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया था कि एक हाथ नहीं है, कमा के नहीं खिला पाएगा। मेरे बचपन से नहीं है ये हाथ। और 2 महीने का कि मैं ना कमा नहीं पाऊँगा। मेरे घर वालों ने ये बोला था कि ये कमा के खिला नहीं पाएगा, कि आगे चल के क्या काम करेगा, हमें इसकी परवरिश करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे ना घर से बाहर फेंक दिया था। एक खाट होती है ना, मंजी जो घर के बाहर, उन्होंने उस पर फेंक दिया था मुझे कि इसको है ना हम किन्नर को दे देंगे। उन्होंने किन्नर को बेचने का फैसला किया था 20,000 रुपये में। तो उसके बाद मेरी बुआ आए थे मम्मी से मिलने के लिए मेरी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसको बाहर क्यों फेंका हुआ है। तो उन्होंने जवाब दिया था मेरी बुआ को कि हमने ना इसको किन्नर को बेचने का फैसला किया है 20,000 में, हम रख नहीं पाएंगे, इसकी परवरिश करनी पड़ेगी हमें पूरी ज़िंदगी, इसको बिठा के खिलाना पड़ेगा। तो हमने इसको किन्नर को बेचना है। तो मेरी बुआ ने मना कर दिया था उस टाइम कि मेरा अपना खून है ये और मैं पालूंगी इसको। तो मेरी बुआ अपने घर लेके आ गए थे मुझे और उन्होंने मेरी परवरिश। बुआ के घर की कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेरा खर्चा किया, मेरे दूध का खर्चा, सब चीज़ वो लेके तो आया। अब किसी के बच्चे को कौन पालता है। और कुछ टाइम बाद मेरे फूफा जी को पैरालाइज हो गया था। फिर वो भी जॉब नहीं करते थे, घर पे बैठ गए थे। वो भी काम करना उनके लिए, मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी, तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया। तो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल वगैरह पढ़ाया मुझे। ਤਜਿੰਦਰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ? समाज में ऐसा होता था कि मैं जैसे कहीं जाता था तो लोग देखते थे, अरे इसका एक हाथ नहीं है। कई लोग बोलते थे कि ये एक हाथ वाला जा रहा है। स्कूल जाता था तो कई बच्चे भी चिढ़ाते थे। और जैसे स्कूल में कई गेम्स वगैरह होती थी, उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। वो बोलते थे कि तू नहीं खेल पाएगा, एक हाथ नहीं है तेरा। तो मैं सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कि मैं इन जैसा क्यों, औरों की तरह, इन लड़कों की तरह क्यों नहीं हूँ मैं, कि मैं क्यों नहीं खेल सकता ये सब चीज़ें। मगर बोलते थे, बट मैं उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि स्कूल टीचर जो होते थे वो भी मना कर देते थे मेरे को। लोग मुझे देखते थे, देखो उसका एक हाथ नहीं है, या एक हाथ वाला जा रहा है, या जैसे कहते थे कि टूंडा जा रहा है, ऐसे बोलते थे। तो बहुत पिंच, मेरे को बहुत बुरा लगती थी ये चीज़ें।
ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਭਲੇ ਹੀ ਭੂਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ नहीं आई कि वो मैनू आके ले जाने और मैं उन्होंने जाके मिला? मेरी बुआ और उन्होंने कभी मेरे को अपने से अलग रखा ही नहीं। बाकी रही मेरे मम्मी पापा की बात, मतलब उन्होंने कोई हाल चाल नहीं पूछा। उन्होंने मतलब कि जीते जी मेरे को मार दिया था। कि उसके बाद कभी मतलब उन्होंने कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कैसा है कैसा नहीं, कैसे पाल रहे हैं, मतलब जो चल रहा है चलने दो। उन्होंने कभी ऐसे मेरा हाल वाल नहीं पूछा, ना मेरे पास आए। इस बीच में जैसे मैं अभी, मेरे भाई है, मेरा बड़ा भाई है एक, मैं जैसे उससे मिलने चला गया, वो मुझे फ़ोन करता था कि कैसा है कैसे नहीं, मैं बुआ से पूछता था ठीक रह रहा है, सब चीज़ें था। बट अब कई बार जैसे वो बुला लेता था मुझे कि मुझसे मिलने आ जा, तो मैं चला तो जाता था, बट वहाँ पे भी मतलब कोई वो नहीं था कि मेरी मम्मी दूर से देखते ही कहते थे कि आ गया दिमाग खाने, ये वो, मतलब उल्टा सीधा बोलते थे। कभी बोलते थे कि ट्रेन की पटरी के नीचे आके मर जा, तू हमारे पास मत आया कर, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे वो। मगर अब भाई की वजह से मैं जाता था, क्योंकि मेरा भाई, एक ही भाई है मेरा जो मुझसे प्यार करता है, हर चीज़ में साथ देता है मेरा। तो अब मम्मी वगैरह ये सब, मतलब मम्मी पापा नहीं पूछते थे, ये तो चाहते थे कि मर जाए, ये हमारी आंखों के आगे ना आए। तो मैं फिर वहाँ पे जाना बंद कर दिया था, फिर मैं जाता ही नहीं। तजिंदर, कभी इदां नहीं आया कि बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत एक बेबसी महसूस हो रही है, ते अपने माता पिता दे सामने जाके तुसी कदी दिल किता होवे कि मैं चीख चीख के पूछा कि मेरी की गलती सी कि मेरा एक हाथ नहीं है, मेरा की कसूर सी कि तुसी मेरा जो साथ है छड़ दिता, मैनू अनाथ बना दिता है? कदी दिल नहीं किता मैं सवाल पूछा मापिया नू? मन तो करता था, बट वो मुझे देखना ही नहीं चाहते थे, देखना ही पसंद नहीं करते थे, बोल देते, उल्टा सीधा बोलते थे। तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं अब वहाँ जाके कुछ पूछूं, जो भी बात है कि क्यों किया आपने ऐसा, क्या था। कभी मैंने इन चीज़ों में पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी प्यार से बात ही नहीं करी मेरे से, तो मैं बात क्या करता उनसे। वो तो दूर से देखते ही बोल देते थे आ गया दिमाग खाने के लिए, या कभी बोल देते थे आ गया 8-8 रोटियां खाने वाला, ऐसे ऐसी बातें बोलते थे वो, कि बुरा लगता था। तो सोचता था कि ये वाकई में मेरे माँ बाप हैं। कभी इन चीज़ों में मैंने बात नहीं करी। फिर एक दिन ये छोटा जिहा जो बच्चा है वो वड्डा हो गया, जो वड्डे होए जवान होए, फिर किदां दी जिंदगी रही? धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसके बाद मेरे को ना स्कूल टाइम से ही, मतलब मेरे दोस्त जो थे ना वो जिम वगैरह जाते थे, तो मेरा मन करता था कि मैं भी करूँगा जिम। तो एक दो बारी लड़कों ने मना करा मेरे को कि रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। दिमाग में ये था कि हाँ मुझे करना है। सबसे पहले अपने टेरिस पे छेद वाली 2 ईंटें आती, वो छेद वाली ईंटें आती थी ना, उनको मतलब डंडे में लगा के मैं डंबल बना के छत पे वर्कआउट करता था। किसी को नहीं बताया था मैंने कि मैं वर्कआउट करता हूँ। तो धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक मैंने अपने टेरिस पे ही किया वर्कआउट। उसके बाद सोचा चलो जिम जाते हैं, देखते हैं। तो मेरा दोस्त था एक, वो गवर्नमेंट जिम जाता था, वहाँ फ़ीस नहीं लगती। अब वहाँ पे ये था कि नॉलेज, एक ट्रेनर तो था नहीं, फिर वहाँ कोई कुछ भी कर रहा है तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था। काफ़ी टाइम तक मैंने वहाँ किया। उसके बाद फिर सोचा चलो अब एक ट्रेनर की ज़रूरत थी कि जो अच्छा नॉलेज जो सिखाए भी। फिर मैंने ना एक प्राइवेट जिम ज्वाइन करा। हमारे यहाँ पी एकेडमी जिम है,
वहाँ गया था, वहाँ मुझे दिनेश सर मिले थे। अब फीस के लिए पैसे भी नहीं है, अब क्या करें। तो दिनेश सर से फिर मैंने बात करी कि मुझे क्या फ़ीस है जिम की। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू फीस मत दियो, तू कर ले ऐसे ही। तो मैंने कहा ठीक है। बहुत मेरे को खुशी हुई कि मेरे से फ़ीस नहीं ली। काफ़ी टाइम तक किया, 1-2 साल तक। फिर मेरे सर ने मेरे से खुद ही बोला कि तू कंपटीशन खेलेगा। मेहनत करता था तो कहते कि कंपटीशन खेलेगा। तो मैंने बोला उनको कि भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है खेलने के लिए। कह रहे कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूँगा तेरी। तो हमारे हैंडीकैप का अलग होते हैं कंपटीशन, तो उसमें उन्होंने मेरे को खिलाया था। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। तो एक नॉर्थ इंडिया कंपटीशन आया था बनारस में, वहाँ सर मेरे को लेके गए थे खेलने के लिए। 6 मंथ बाद जब तैयारी कंप्लीट हो गई तो फिर बनारस लेके गए। वहाँ पे 2nd प्लेस आई थी मेरी पहली बार खेलने में। तो वहाँ 2nd प्लेस आई। बहुत खुशी, मतलब अच्छा एक जोश मिल गया कि हाँ यार, एक मोटिवेट हो गया था मैं कि उसके बाद हाँ जी। तो उसके बाद फिर काफ़ी लोग जो थे, मतलब जैसे अब चला जाता था कहीं घूमने या कहीं मेट्रो में चला गया या कहीं भी, तो लोग देखते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे। तो उससे और मोटिवेट मेरे को अच्छा लगता था कि आगे अच्छा करना है कुछ। फिर मिस्टर दिल्ली कंपटीशन आया, वो खिलाया मेरे को सर ने। उसमें भी मेरी 2nd प्लेस आई। फिर उसके बाद कंडीशन ख़राब हो गई थी कि फूफा जी एक्सपायर हो गए थे। फिर दिक्कत, फिर नहीं खेल पाया था मैं। मतलब फिर घर में भी देखना था। फिर जॉब बोली मैंने अपने सर को कि मेरे को जॉब लगवा दो कहीं पे। तो उन्होंने मेरे को जॉब लगवाई जिम में ट्रेनर की। तो वो जॉब फिर लॉकडाउन भी हो गया, फिर छूट गई। फिर मतलब दोबारा जॉब लग नहीं पाई मेरी। ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਮ ਦੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? लॉकडाउन के बाद मैंने अपना नॉन वेज का काम शुरू किया था। नॉन वेज की कार्ट लगाई थी। उसके बाद मतलब ज़्यादा नहीं चली थी, 6 मंथ के आसपास चली थी। फिर उसके बाद मतलब हमारे यहाँ पुलिस वालों ने हटवा दिया था काम। मतलब वो कहते थे कि मतलब नॉन वेज का काम यहाँ एरिया में लगेगा नहीं, कोई SHO नए आए होंगे। तो उन्होंने कहा था कि काम यहाँ पे नहीं लगेगा। तो वो काम मेरा बंद हो गया था वहाँ पे। उसके बाद कुछ दिमाग में ही नहीं था फिर क्या करना है क्या नहीं करना। अब नॉन वेज का काम थोड़ा बहुत मैं बनाना सीख गया था, सबकी करना सीख गया था। फिर बंद हो गया। उसके बाद फिर कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है अब क्या नहीं करना। 1 साल पूरा बंद रहा, फिर चालू हुआ, फिर उसके बाद फिर बंद करवा दिया। ऐसे ही चलता रहा। तो फिर मैंने वो काम बंद ही कर दिया। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिल रही। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद नहीं मिली है। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, स्कीमें हैं, बट पैसा मांगते सब। वो मेरे पास तो है नहीं देने के लिए। ठीक है, मैंने हैंडीकैप बूथ के लिए भी पता करा था, उसमें भी मेरे से 6 लाख रुपए, कोई 8 लाख रुपए ऐसे मांग रहा था। बस ये है कि पैसे थे नहीं, तो उस वजह से फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कोई मेरे को हेल्प नहीं मिली वहाँ से सरकार की तरफ से। मेरा सवाल सरकार से है, हमारी ही स्कीमों के लिए हमसे ही घूस मांगी जाती है, तो आप ही बताइए कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे।